हमारे हमारे लोग कांग्रेस पार्टी में दिखेंगे, हमारे लोग बीजेपी में है, शिवसेना में है, राष्ट्रवादी, जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं हमारे लोग सब पार्टी में आपको दिखेंगे। इत्तेहाद ना होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर जो है उनकी ताकत नहीं बन पाती और वो अपनी बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते। जो दो दूसरे कौम के लोग हैं उनके लीडरों की ताकत है, उनके पूरी आवाम है, पब्लिक है, तो वो पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ पहुँचाते, वो हंगामे करते वहाँ पे, तो कानून बनाना पड़ता गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ फेल होते हैं। हमारा फेलोर ये होता है। अभी तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत की आप जो बात कर रहे हैं, ये कानून कई साल पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अभी अपने नबी की बेइज्जती तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये डिमांड होनी चाहिए थी अपनी कई वर्षों से। अगर वर्षों से डिमांड शुरू होती तो आज कहीं ना कहीं उसको फल मिलता। लेकिन हमारे लीडर लोग ये मामले में चुके हैं कि भाई ये कानून बनाना चाहिए। इसकी अगर कंटिन्यूस डिमांड रही तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ को लेना चाहिए। अभी देखिए जंतर मंतर पे जो आपने बताया कि जो नारे लगे, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी में इसका शुमार होता है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को काटने की बात करते हैं और उनके खिलाफ सिर्फ एक सिंपल आईपीसी के सेक्शन के तहत कार्रवाई होती। वही अगर कोई और कास्ट कम्युनिटी का अगर बंदा ऐसे अगर करते तो उनके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो जाती और वो ज़मानत के बारे में भूल जाता कि ज़िंदगी में कभी मेरी ज़मानत होंगी। लेकिन यहाँ क्या 3 दिन के बाद ज़मानत हो गई उनकी और वो आवाज़ बुलंद बोल रहे हैं आपको कि हम ऐसा करते रहेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने ऐसे एंटी नेशनल जो लोग हैं इनके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि आईपीसी के सिलेक्टेड सेक्शन के तहत। सबसे पहले तो हम आपको ये बाइज़्ज़त बरी नामी जो बुक है मनीषा भल्ला और अलीमुल्ला खान साहब की लिखी हुई बुक, ये आपको देना चाहेंगे। आप इसे ज़रूर पढ़ें। थैंक यू। तो अली रज़ा खान साहब, एक वाक़या हम बताना चाहेंगे। नागपुर की एक तंजीम है जो कि नागपुर के एक पुलिस स्टेशन में गई थी गुस्ताख के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए, लेकिन वहाँ के पीआई ने उनसे बहुत बदसलूकी से बात की और कहा कि मैं एफआईआर नहीं लूँगा। तो हमारी कौम में कानूनी जानकारी नहीं है, हमें लीगल अवेयर नहीं है हमारी कौम। तो लीगल अवेयरनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, और जब कोई एफआईआर दर्ज करने से हमें इनकार करे तो उस वक्त हमारे क्या हुकूक हैं, हम क्या कर सकते हैं? लीगल अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमारे सोसाइटी में बिल्कुल ना के बराबर है। एक नेशनल तंजीम है एपीसीआर कंटिन्यूसली लीगल अवेयरनेस के बारे में प्रोग्राम अरेंज करती आई है और अभी भी उनके शुरू है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा ब्रेक लग गया था। एपीसीआर जो है तो ये मजलूमों की मदद भी करती है, जहाँ पर बेगुनाह लोग जो पकड़े जाते हैं, हिरासत में लिए जाते हैं, तो उनके लिए वकील मुहैया कराते हैं, कानूनी मदद फराहम की जाती है। अभी रहा सवाल गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ जब हम एफआईआर रजिस्टर कराने जाते हैं, तो देखिए हिंदुस्तान है, कई किस्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और अपने अपने धर्म के हिसाब से एक मेंटलिटी रहती है। तो क्या है कि अगर हम एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं और वो एफआईआर नहीं लेता है, रूडली बात करता है, सबसे पहले उसका एक ऑप्शन अपने पास ये रहना चाहिए कि हम एक राइटिंग में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के खिलाफ पास में एक कंप्लेंट दीजिए कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, हमारी धार्मिक भावनाएं हर्ट हुई हैं और हमारे पैगम के बारे में फला बंदे ने ऐसा ऐसा वो किया है। तो हम रिपोर्ट देने ही लगे थे, लेकिन वहाँ के जो थानेदार है जो भी है उन्होंने लेने से इनकार किया। तो कानूनी प्रोविजन के हिसाब से आपको पहले एसपी के पास एक कंप्लेंट देना है। सीआरपीसी की धारा 154 सब क्लास 3 के अंदर प्रोविजन दिए हुए हैं कि अगर 154 में अगर पुलिस स्टेशन ऑफिसर आपकी रिपोर्ट लेने से इनकार करता है तो सेक्शन 154 सब क्लास 3 के अंतर्गत आप एसपी के पास जाइए, अपनी कंप्लेंट राइटिंग में दीजिए, और अगर वो एसपी भी उसके बाद अगर मामला दर्ज नहीं करने के डायरेक्शन देता है तो फिर 156(3) सीआरपीसी के तहत आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट आपको 156(3) के तहत एफआईआर रजिस्टर करने की डायरेक्शन देंगी। ये कानूनी मालूमात जब तक आपके पास नहीं है, आप सही तौर पे उसको कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। मान लीजिए भड़काऊ भाषण अभी कुछ दिन पहले हुआ, अभी जंतर मंतर पे जी, तो भड़काऊ भाषण जो दिया गया दिल्ली में दिया गया, तो क्या नागपुर का रहवासी अपने करीब के पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं कर सकता, उसको दिल्ली जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ बताया जाता है? जी नहीं, कि वो दिल्ली का है, दिल्ली जाओ करके? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ के लोगों के रिलीजियस फीलिंग हर्ट हुई है वहाँ के इंसान को वो राइट आता है, क्योंकि वो जो मामला हुआ वो उसने यहाँ पर टीवी पर देखा होगा, जो भी सोर्स के जरिए उसने देखा, उसने यहाँ बैठे बैठे देखा, यहाँ पर उसकी फीलिंग हर्ट हुई तो उसको डेफिनेटली राइट आता है वहाँ पर एफआईआर रजिस्टर कर सकता है। अभी कई मामला देखने में आए कि जो अभी आपने देखे होंगे, एक एक्ट्रेस थी
उसने एक पर्टिकुलर समाज के खिलाफ कुछ बोल दिया था, तो वो उसने बॉम्बे में बोली थी, लेकिन पंजाब में वहाँ पर FIR रजिस्टर है उसके खिलाफ में। तो ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि FIR रजिस्टर नहीं करना होता इसलिए ये बहाना बना के टाल दिया जाता है कि आप जहाँ पर हुआ वहाँ पर रजिस्टर कीजिए। ऐसा नहीं है। जितने भी NGO से, पॉलिटिकल पार्टी से हमने देखा है, उनमें अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है सगा, और मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी पद होते हैं, लेकिन एक एडवोकेट उनकी टीम में नहीं होता है। जी तो आपका क्या कहना है इस पे? हर NGO में, हर पॉलिटिकल पार्टी में कम से कम एक एडवोकेट तो होना चाहिए। जी हाँ, मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से, क्योंकि लीगल एडवाइज़र होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास लीगल एडवाइज़र नहीं होगा तो आप सही तौर पे कानूनी कार्रवाई करने के बारे में नहीं सोच सकते। आप एक कॉमन मैन, एक लेमैन की तरह आप आगे जाएंगे, और जहाँ तक कि आपको सब सूझेगा आप उतना काम करेंगे, वहाँ से आप वापस आ जाएंगे कि अब नहीं हो पाई। लेकिन अगर आपके यहाँ पे एडवोकेट है और एडवोकेट आपकी रहनुमाई कर रहा है, तो आप उस कानूनी लड़ाई को लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। आप कानूनी लड़ाई तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के लिए कोई कानून बनाया जाए ताकि कोई एक दूसरे के धर्म के ख़िलाफ़ में कोई भड़काऊ भाषण ना करे, और अगर से करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो इसके रिगार्डिंग सर कोई ऐसा कानून बनना चाहिए? जी, ये इसके मामले में देखिए, ये क्या है कि इस सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे कौम की जो एक अलमिया है कि हम इत्तेहाद से बहुत दूर हैं। हमारे कौम के लोग देखिए, सिख पंजाब और हरियाणा देखिए, वहाँ पे सिख कम्युनिटी है, उन लोगों की गवर्नमेंट है, सिख लोगों की खुद की गवर्नमेंट रहती है वहाँ पे। हमारे लोग कांग्रेस पार्टी में दिखेंगे, हमारे लोग बीजेपी में है, शिवसेना में है, राष्ट्रवादी, जितने पॉलिटिकल पार्टी हमारे लोग सब पार्टी में आपको दिखेंगे। इत्तेहाद ना होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर जो है उनकी ताकत नहीं बन पाती, और वो अपनी बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते। जो दूसरे कौम के लोग हैं उनके लीडरों की ताकत है, उनके पूरी आवाम है, पब्लिक है, तो वो पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ पहुँचाते, वो हंगामे करते वहाँ पे, तो कानून बनाना पड़ता गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ फेल होते हैं। हमारा फेलोर ये होता है। अभी तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत की आप जो बात कर रहे हैं, ये कानून कई साल पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अभी अपने नबी की बेइज्जती तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये डिमांड होनी चाहिए थी अपनी कई वर्षों से। अगर बरसों से डिमांड शुरू होती तो आज कहीं ना कहीं उसको फल मिलता। लेकिन हमारे लीडर लोग ये मामले में चुके हैं कि भाई ये कानून बनाना चाहिए। इसकी अगर कंटिन्यूस डिमांड रही तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ को लेना चाहिए। अभी देखिए, जंतर मंतर पे जो आपने बताया कि जो नारे लगे, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी में इसका शुमार होता है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को काटने की बात करते हैं और उनके खिलाफ सिर्फ एक सिंपल IPC के सेक्शन के तहत कार्रवाई होती। वही अगर कोई और कास्ट कम्युनिटी का अगर बंदा ऐसे अगर करते तो उनके वो UAPA के तहत कार्रवाई हो जाती, और वो ज़मानत के बारे में भूल जाता कि ज़िंदगी में कभी मेरी ज़मानत होगी। लेकिन यहाँ क्या 3 दिन के बाद ज़मानत हो गई उनकी, और वो आवाज़ बुलंद बोल रहे हैं आपको कि हम ऐसा करते रहेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने ऐसे एंटी नेशनल जो लोग हैं इनके खिलाफ में UAPA के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि IPC के सिलेक्टेड सेक्शन के तहत। तभी ये ऐसे एंटी नेशनल लोगों के खिलाफ रोक लगेगी। अदरवाइज ये चीज़ तो फिर बढ़ना है फिर हमारे नेशन में। UAPA सर क्या होता है, हम चाहेंगे शॉर्ट में आप बताएं। देखिए, UAPA जो है अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ एक्ट, एक गवर्नमेंट ने बनाई है। ये जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे बॉम्ब ब्लास्टिंग है, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए उसमें कुछ जो एक पर्टिकुलर सेक्शन दिए हुए हैं उसके तहत कार्रवाई की जाती है। तो ये एक बहुत सीरियस सेक्शन है। इसके पहले टाडा और पोटा जो एक्ट लाए गए थे, तो टाडा और पोटा एक्ट को एबॉलिश करने के बाद में UAPA एक्ट को एग्जीक्यूशन में लाया गया है। तो बड़े अफसोस की बात यह है कि UAPA में पूरे नेशन में अगर हम देखें तो ज़्यादातर इसके शिकार मुस्लिम कौम के नौजवान पाए जाते हैं। और ऐसे लोग ज़्यादातर UAPA के तहत अभी जेलों में हैं जिन्होंने सिर्फ एक बयान दिया है गवर्नमेंट के खिलाफ में, जी, या फिर विरोध दर्शाया है अपना NRC CAA को लेकर। जबकि जो काटने की बात कर रहे हैं उन्हें अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ज़मानत मिल जाती है। तो मतलब कुछ ना कुछ गलत यूज़ हो रहा है इस UAPA का। जी हाँ, UAPA का यूज़ गलत हो रहा है। और जिस वक्त हमने फुसत के मामले में जो हमने बाइज़्ज़त बरी हमने वो हमारे जो मुलज़िमीन को करवाए हैं, उस वक्त भी हमने हमारा ये बोलना था, और शुरुआत से हम ये बोलते हुए आए कि भाई UAPA का इस्तेमाल आप गलत लोगों के ख़िलाफ़ करते हैं। भाई देखिए, जो नौजवान है, जो नौजवानों को आपने अरेस्ट किए थे, जितने भी नौजवान, ये कौम का सरमाया है, नेशन का सरमाया है। ये सिर्फ मुस्लिम कौम का सरमाया नहीं है, ये एक हमारे मुल्क का सरमाया है। और आप इस सरमाए को इस तरह बर्बाद कर देते हैं, आप बर्बाद कर रहे हैं ये सरमाए को,
यही सरमाए को अगर प्रॉपर गाइडलाइन मिले तो ये लोग आगे चल APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन बन सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप इनको जेलों में ठोस दे रहे हैं और इनकी लाइफ ख़राब कर दे रहे हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर दे रहे लाइफ इनकी। तो ये चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत प्रिकॉशन से लेना चाहिए चीज़ों के ऊपर कि भाई बिला वजह बेगुनाह लोगों को आप सिर्फ शक की बुनियाद पे और छोटी सी बातों में नारे लगाए, प्रोटेस्ट किए, आप UAPA में उसमें उनको अंदर कर देते। प्रोटेस्ट करना हर एक का हक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो कि वो प्रोटेस्ट करे। कोई भी अगर वो मुत्तफिक नहीं है अगर वो चीज़ से तो वो प्रोटेस्ट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको UAPA के तहत अंदर डाल दीजिए। अब ये कुछ बेगुनाह नौजवान जिन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट किए थे वो बेचारे 6-6 महीने 1-1 साल से अंदर है, जमानत नहीं हो पा रही उनकी। तो ये चीज़ों पे रोक लगना बहुत ज़रूरी है। बाइज्जत बरी नामी जो बुक है सर, मनीषा भल्ला और डॉक्टर अलीमुल्ला खान की लिखी हुई, तो जी। इसमें आप देख सकते हैं नाम के आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जी। बाइज्जत बरी क्वेश्चन मार्क। तो ये सवाल करती है ये किताब कि कोर्ट ने तो आपको बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन क्या ये मीडिया हमें बाइज्जत बरी करता है? क्या ये समाज में वो शख्स बाइज्जत बरी हो पाता है? बिल्कुल नहीं। जी नहीं। क्या होता है कि बाइज्जत बरी होने के बाद जो लोग जो मुल्ज़िमीन रहते हैं, जो बाइज्जत बरी होते हैं, उनको मुख्य धारा में लाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। उनको जो कोई पुलिस के डर के मारे जल्दी से उनको कोई काम नहीं देता, वो काम नहीं कर पाते। अगर वो बिज़नेस करते हैं तो वो, और उसमें क्या होता है कि ये लोग UAPA में थे, आरोपी थे, तो पुलिस का भी जो एटीट्यूड रहता, जो एक बिहेवियर रहता उनके लिए बहुत एक गलत रहता। देखिए जब कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने जब उनको बाइज्जत बरी कर दी है तो सारे डिपार्टमेंट्स का काम है उनको कोऑपरेट करना। इवन आपको पछतावा भी नहीं होता कि भाई ये बंदा 3.5 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल एक बेगुनाह होते हुए भी ये कैद काट कर आया है, तो हमने उनको कोऑपरेट करना चाहिए, उनको एक डेवलपमेंट के लिए उनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरी तो ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को आप प्रमोट कीजिए, आप अपनी तरफ से कुछ उनके लिए कुछ ऐसे प्रोविज़न बनाइए कि अगर बाइज्जत बरी जो लोग होते हैं अगर आप उनको कॉम्पनसेशन नहीं देते हैं तो एक कॉम्पनसेटरी कुछ ऐसे मेजर्स आप अपनाइए कि भाई उनको एक डेवलपमेंट के लिए आप कुछ उनको एक प्रोविज़न करके दे दीजिए कि भाई आप एक बिज़नेस कीजिए, आप कुछ एक सर्टिफिकेट इशू कीजिए कि भाई यहाँ पे ये बाइज्जत बरी हो गया है और इनको आप काम पे रखते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो इनको पूरा कोऑपरेशन दीजिए। तो ऐसा होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है ये पुलिस के ज़रा से गलती की वजह से। तो ये जो एक बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी है ये कि वो बाइज्जत बरी कानून की नज़र में तो हो जाते हैं लेकिन मीडिया की नज़र में और पब्लिक की नज़र में नहीं हो पाते। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कदम उठाने चाहिए और मीडिया ने इसमें एक रोल प्ले करना चाहिए कि जो एजेंसीज़ ने इनको जो झूठे मुकदमात के अंदर जो फंसाई थी वो मुकदमात में कैसा फंसाए और कैसा ये लोग उसके अंदर बेगुनाह फंसाए गए थे और कैसे अदालत ने इनको बरी किया, ये डिटेल अगर मीडिया पब्लिक के सामने जब तक नहीं लाएंगे वो लोग बाइज्जत बरी का उनको एक जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन सर पूछना चाहेंगे, काफ़ी ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई जिन्होंने हमें इंटरव्यू देने से भी मना किया। जी। सोशल वर्कर है जबकि बहुत बड़े, और कुछ उलमा भी उसमें थे। जी। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर से मैं कुछ बोलूँगा जी। तो हो सकता है मेरे खिलाफ में कोई FIR दर्ज कर दे, जबकि उसे भड़काऊ भाषण नहीं देना है, उसे सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार करना है आज के हालात पे। तो इससे भी उन्हें डर लग रहा है। तो बोलने का जो अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके ताल्लुक से हम चाहेंगे आप जानकारी दें। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है और आपको कोई आपके बोलने से वो रोक नहीं सकता, कोई आपका वायलेशन नहीं कर सकता, वो राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर सकता। सिर्फ ये है कि आप जब बोल रहे हैं तो किसी कौम के बारे में ना बोले, उसकी दिल आज़ारी ना हो, इस बात का ख्याल रखिए। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह के भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देना एक अलग चीज़ है और हमारे बोलने की आज़ादी का इस्तेमाल करना एक अलग चीज़ है। आप अपनी बात अगर अच्छे तरीके से रखते हैं, गवर्नमेंट के सामने आप अपनी बात बताना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बोलिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अपना गिरवे जाहिर करना कोई गुनाह में नहीं आता, कोई ऑफेंस नहीं होता। गवर्नमेंट का विरोध करना क्या सर पूरे देश का विरोध करना है? राष्ट्र विरोधी मतलब ये कार्य है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए गवर्नमेंट बनती है तो अपोजिशन भी रहती है उसके अंदर। आज हमारा बीजेपी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस और अदर पार्टी अपोजिशन में बैठी हुई है, वो रोज़ गवर्नमेंट को अपोज करती है, तो इसका मतलब क्या वो देशद्रोही है क्या? वो क्या एंटी नेशनल है क्या? ऐसा नहीं है। विरोध करना एक अपना राइट है, आप विरोध करिए, बिल्कुल गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जो आपको अगर लगता है कि आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप विरोध कर सकते। आप कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे, उसके अंदर कोई ऑफेंस नहीं होगा आपके ऊपर ऑफेंस होगा कि आप अगर कुछ इस तरह के भड़काऊ भाषण देते जिससे राइट हो सकता, लोग दंगा करने के लिए या वायलेंस करने के लिए अगर प्रवृत्त होते हैं तब आपके ऊपर आप गुनाह कर रहे हैं। इस तरह के भाषण देने से अगर
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, तब आप ऑफेंस कर रहे हैं। तो अली रज़ा साहब, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।